गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैन एवरीबॉडी सी मी? हाय, 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 हाय। शुरू करें आज की क्लास? ऑल वेल एवरीबॉडी? गुड इवनिंग आस्था। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को याद हो, कल हमारी क्लास नेट बैंकिंग पे एंड हुई थी और हमने कहा था कि हम नेट बैंकिंग के बारे में ही आगे डिस्कशन करेंगे। जो हमारा तीन तरीके नेट बैंकिंग के, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। ये आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए बिकॉज एज आई सेड इस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इनकी मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, एनीवे आई थिंक ये कनेक्टेड भी नहीं है। एक सेकंड गाइस, लेट मी जस्ट चेक इफ दे आर कनेक्टेड। ब्लूटूथ ओके, कनेक्टेड नहीं है। ऐसी आवाज ठीक आ रही है? शुड आई पुट हेडफोन्स ऑन? आई थिंक ऑल इज ओके, राइट? गुड इवनिंग अभिषेक। इज माय वॉइस क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज में? ठीक है, सॉर्ट सॉर्ट, ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, हाँ, तो हम शुरू करते हैं। तो आज हम एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस, मैं इस पे इनफैक्ट एक पीपीटी बना के लाई हूँ ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूं कि इन तीनों में क्या फर्क होता है, कौन सा कब यूज होता है, और आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सोच सकें कि इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, हम इसका एक छोटा सा वही है चार्ट में वो रखेंगे कि हमको समझ आ जाए कि कौन सा किस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, आ जाओ, स्क्रीन शेयर करते हैं। एक बार पहले नेट बैंकिंग रिवाइज करेंगे फटाफट से एंड देन वील गेट टू द थ्री काइंड्स। स्क्रीन Can you guys unmute yourself? You can unmute yourself. Okay. Anyway, is my screen visible? पहले ये बता दो, फिर शेयर कर देती हूँ आगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्क्रीन इज विजिबल। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स गो अहेड। नेट बैंकिंग के बारे में हमने यहाँ पढ़ा था, तो स्लाइड शो। ठीक है, नेट बैंकिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने कहा था, डिफरेंस पढ़ा था कि नेट बैंकिंग कब यूज होता है और यूपीआई कब यूज होता है। तो इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से आप समझेंगे कि मान लीजिए आप अपने घर पे हैं और आपको ग्रोसरी शॉप पे जाना है, राइट? या आपको अपने पास वाले कैफे में जाना है, थोड़े दूर वाले कैफे में जाना है, राइट? तो अब आपको यहाँ पे जाना है, तो आप बेसिकली कोई रिक्शा लेंगे या कोई स्कूटी लेंगे, या आप ज्यादा से ज्यादा कार से चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है आप एरोप्लेन से जाएंगे, राइट? तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारा टास्क है उसके लिए जो टाइप ऑफ पेमेंट सूटेबल होता है, जैसे हमें जहां जाना है उसके हिसाब से जो टाइप ऑफ ट्रैवल सूटेबल हो। अगर बहुत पास है तो आप पैदल चले गए, थोड़ा सा दूर आपने रिक्शा ले लिया, और दूर आप स्कूटी से चले गए, थोड़ा और ज्यादा दूर है तो आप कार से गए, राइट? तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस जितना बड़ा होता है हमारा ट्रैवल का तरीका बदलता है। ऐसे ही अमाउंट हमारा बड़ा होता है तो हमारा पेमेंट का तरीका भी बदलता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यूपीआई जो होता है बेसिकली, यूपीआई यूजुअली एक ट्रांजैक्शन लिमिट पे चलता है। एक लिमिट के बाद आप ट्रांजैक्ट नहीं कर पाते हैं। यूपीआई में आपका अच्छे से एक चीज होती है ऑडिट ट्रेल, वो आपको समझने की जरूरत नहीं, मतलब आपको वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रही हूँ। बेसिकली ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर बही खाता मेंटेन होना, मतलब जैसे तुमको दिखता है वो भी एक बही खाता है, बट प्रॉपर बैंक के पास पूरा ऐसा ट्रांजैक्शन का नंबर मेंटेन होना, फिर अमाउंट मेंटेन होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तभी आती हैं अगर आप पेमेंट जो होता है वो वाया नेट बैंकिंग करते हो, है ना? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, आपको एक्चुअली बड़ा मजा आएगा। मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, एक्चुअली जब मैंने अभी अपना रिसेंटली लोन पे करा है, बैंक लोन कह रही हूँ, मैंने अपना एजुकेशन का पेमेंट करा है अपने एमबीए के कॉलेज में। तो मेरे को मैंने पेमेंट करा है एनईएफटी से, मतलब नेट बैंकिंग से। तो उन्होंने मेरे को एक फी रिसीट दी है, मैं आपको फी रिसीट दिखाती हूँ। एक मिनट रुको, मैं खोलती हूँ, उससे आपको समझ आएगा वाई नेट बैंकिंग इज सो डिफरेंट फ्रॉम यूपीआई। मेरे व्हाट्सएप पर होगी, टेलीग्राम पर भी होगी। messages, files. यस, ओके, मिल गई। ठीक है, तो मैं आपको अपना दिखाती हूँ पेमेंट जैसे हो रखा है, आपको उससे समझ आएगा कि क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम पेमेंट बड़ी वाले अमाउंट की कर रहे हैं, कुछ फॉर्मल जगह पे पेमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने कल सीखा था कि हमें कॉलेज की फीस पे करनी है, अपने को रेंट पे करना है ना? या फिर आपको हॉस्पिटल की अमाउंट पे करनी है एकदम अर्जेंटली, तो हम नेट बैंकिंग से करते हैं, राइट? तो उसका क्या फायदा होता है वो दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो ये मेरी फी पेमेंट रिसीट आई है मेरे को,
ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। ये फी पेमेंट रिसीट डाउनलोड हो गई। अब ये देखो, फी पेमेंट रिसीट है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है ना। हाँ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रखी है। ठीक है, आपको ये फी पेमेंट रिसीट दिख रही है। देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर है ना, कि ट्रांजैक्शन नंबर क्या था। ठीक है, अब इसके क्या क्या आता है इसमें वो मेरे को याद नहीं है, बट जो भी है एक नंबर जनरेट हुआ है जिससे वेरीफाई हो सकता है कि मेरे यहाँ से पैसे गए हैं, मतलब मेरे बैंक ने पैसे भेजे हैं, और जो मेरा कॉलेज है उसके पास पैसे गए हैं। राइट, यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन स्टेटस लिखा हुआ है, सक्सेसफुल नाम लिखा हुआ है, मेरा अमाउंट लिखा हुआ है, राइट, टाइम भी लिखा हुआ है। तो ये सब जो है ना, ये एक इसको कहते हैं ऑडिट ट्रेल, कि पूरा एक बही खाता उसका मेंटेन हुआ है बहुत फॉर्मल तरीके से, बहुत सिक्योर तरीके से, है ना। हमने सिक्योरिटी के नाम पे भी ये चीज देखी थी, यहाँ पे कहाँ पे गई थी हमारी पीपीटी, ये चीज भी देखी थी हमने यहाँ पे, कि हमारा जो है सिक्योर लॉगिन होता है, हमारा पासवर्ड यूज होता है, ओटीपी यूज होता है। तो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे हम बड़े बड़े सफरों के लिए हम प्लेन यूज करते हैं, हम ऐसा पैदल या चल के जाएंगे, साइकिल पे तो नहीं जाएंगे ना। तुम कह सकते हो कि भाई साहब हम तो गाड़ी में भी जा सकते हैं, नहीं, बट आपको पता है लॉजिकल नहीं है। आपको पता है कि कहीं पे आप प्लेन से 2 घंटे में पहुंचोगे और आप ट्रेन से 24 घंटे में पहुंचोगे, तो आप प्लेन लोगे, राइट। तो इस चक्कर में नेट बैंकिंग भी है, वो इसी चीज के लिए यूज होता है, कि बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है। अब जैसे मान लो मेरे को प्रशांत सर ने पैसे दिए, ठीक है, पेमेंट इंटर्नशिप की, तो उन्होंने मेरे को पैसे भेजे और मैंने कहा कि पैसे तो आए नहीं। वो कहते मैंने तो भेजे हैं। मैं कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, पैसे नहीं आए। तो वो मेरे को एक ट्रांजैक्शन नंबर दिखा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन नंबर अपने बैंक को दो और उनको बताओ कि इसकी पेमेंट चेक करें, है ना। यूपीआई का ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता, वहां स्क्रीनशॉट्स ही सर्कुलेट होते रहते हैं। स्क्रीनशॉट्स तो फेक भी हो सकते हैं, बट ये ट्रांजैक्शन आईडी वेरीफाई हो सकती है, राइट। तो बड़ी ट्रांजैक्शंस, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस, जिनका एक अकाउंट मेंटेन करना है, वो ट्रांजैक्शंस वो सब नेट बैंकिंग में आती है। बाकी छोटी मोटी कोई ट्रांजैक्शन हमारी यूपीआई में आ जाती है। ये कल हमने पढ़ा था, तो मैं दोबारा रीड नहीं करूंगी, मेरे को आपको बस एक रिवीजन देना था। और अब हम नेट बैंकिंग के टाइप्स पढ़ते हैं, उसकी मैंने पूरी एक पीपीटी बना रखी है आपके लिए, ठीक है। ये रही हमारी पीपीटी। ऑलराइट, लेट्स गो थ्रू दिस, ये वाली ही है ना। ओके, ठीक है। हाँ, तो यूपीआई हमने पढ़ लिया कि हमारा डेली ड्राइवर है, डेली के छोटे मोटे खर्चे हमारे अच्छी सी कन्वीनियंस हो जाती है, क्योंकि नेट बैंकिंग में क्या होता है, आपको मैंने पूरा तरीका समझाया है कि बैंक अकाउंट का नाम जाएगा, बंदे का नाम जाएगा, अभी तुमने पढ़ा मेरा नाम आ रखा था, है ना, बैंक का नाम जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट का नंबर जाएगा, तुम्हारा आईएफएससी कोड जाएगा, ब्रांच का नाम जाएगा, इतनी सारी डिटेल्स टू एंड फ्रो होती हैं, इतने सारे इट्स अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, इट्स नॉट सीमलेस। कल ये शब्द हमने पढ़ा था कि आराम से फ्लो नहीं होता है ना। यूपीआई इन सब चीजों में हेल्प करता है और वो डेली ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। नेट बैंकिंग में ये सब इश्यूज आते हैं, बट बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए यही जरूरी है, क्योंकि आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ट्रांजैक्शन नंबर्स मेंटेन करने हैं, है ना। और इट्स लाइक वेरीफाइबल होती है ट्रांजैक्शन, ज्यादा और सिक्योर ज्यादा होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड बैंक ट्रांसफर्स, रेंट, सैलरी, कॉलेज फीस बता दिया था। अगर आपको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, तो आप अगर यूपीआई से पेमेंट कर दो, बाद में वो कहीं पैसे आए ही नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं होता है वेरीफाई करने के लिए, राइट। बैंक का यही स्पेशलिटी होता है, यूटीआर कहते हैं इसको, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, आई थिंक यही फुल फॉर्म होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रिसीट या नंबर, यूटीएन। तो यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर होता है एक आपके पास। सैलरी के लिए भी आता है यही वाला। सैलरी का भी मैंने आपको एक रीजनिंग दिया था कि आप मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो क्या 100 एम्प्लॉयज के वो क्यूआर कोड का वो मेंटेन करके रखेंगे कि इनके क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दी जाए। वो सबके बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंटेन करके रखते हैं और फिर वहां से कमांड दे देते हैं कि सैलरी चले जाए, राइट। क्योंकि यूपीआई में ट्रांजैक्शन लिमिट भी होता है, वो छोटे अमाउंट्स के लिए ही बनाया गया है, राइट। कॉलेज फीस का भी ऐसे ही है कि आप अपने कॉलेज के क्यूआर पे पेमेंट नहीं करते हैं, आपको कॉलेज की डिटेल्स मिलती है, ठीक है, और फिर उस पे पेमेंट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जब पेमेंट करना था ना इस पे अपने कॉलेज पे, मेरे को पूरा कॉलेज का डिटेल आया था। IMT यस, ओके। यहाँ पे तो नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम आया होगा, रिमाइंडर टू पे, यस। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, ध्यान से देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ फी ट्रांसफर थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस आर गिवन बिलो। बैंक का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, बैंक का टाइप, है ना, अकाउंट नंबर भी उन्होंने बता दिया कैसे जनरेट करना है, आईएफएससी कोड होता है, आईएफएससी क्यों नहीं लिखा हुआ पता नहीं, बट देखो आईएफएससी कोड, बैंक की ब्रांच, सब कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब तुमको समझ आया, इसका वन ऑफ द वेरी लाइव यूजेस ये मेरे को ही आ रखा है ना। तो हमें ये चीज देखने को मिली, तो हमें ज्यादा बेटर समझ आएगा कि चीजें कैसे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। यही वाली स्लाइड थी ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें तीनों का डिफरेंस देख,
राइट, कि कौन से यूज केस में कौन सा यूज होता है। पहले मैं मुंह से बताती हूँ, फिर हम रीड करेंगे, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो एनईएफटी बेसिकली क्या होता है? एनईएफटी हमारा जो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये क्या होता है बेसिकली? दीज आर स्लो 30 मिनट बैचेस में फंड्स का ट्रांसफर होता है। इसमें बेसिकली कोई मिनिमम अमाउंट का और मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट नहीं होता है। बट जैसे आप मानते हो ना कि जैसे बस स्टॉप पे बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आती है, फिर सारे एक साथ चढ़ते हैं, है ना? जैसे मेट्रो थोड़ी थोड़ी देर बाद आती है, फिर सबका एक बैच बन जाता है, फिर सारे चढ़ते हैं। तो एनईएफटी वैसा ही होता है, अफोर्डेबल, रिलायबल एंड हैंडल्स इन रेगुलर रूट्स, राइट? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से, एक पर्टिकुलर रूटीन के हिसाब से एलोकेट होता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपका बैंक जो है एक्सिस बैंक है, मेरा बैंक मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है। तो क्या होगा कि आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। आधे घंटे में ऐसा होगा कि एक्सिस बैंक को मान लो इतने सारे वो आ गए, और उसको आईसीआईसीआई बैंक को मान लो 10 लाख रुपए भेजने हैं, ठीक है? आईसीआईसीआई बैंक को भी फिर एक्सिस बैंक को मान लो 5 लाख रुपए भेजने हैं। तो क्या ऐसे होगा कि पहले ये 10 लाख भेजेगा उसको, फिर वो 5 लाख भेजेगा इसको? या बेटर ये होगा कि हम इसको नेट ऑफ कर दें और एक्सिस बैंक की बस फिर 5 लाख भेजे? विल दैट नॉट बी बेटर? तो एनईएफटी में यही होता है कि एनईएफटी जो होता है वो हमारे बैंकों के बैंक आरबीआई के पास जाता है। मैं आपको बस प्रोसेस समझा रही हूँ, जितना समझ आया आपके अगेन कोर्स में नहीं है, बट आपको याद रहे इसलिए समझा रही हूँ। हमारे बैंकों के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है, वहां पे पूरा अपना वो बैच दे देता है कि देखो मेरे को इसको 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है? दूसरा बैंक भी आता है, वो कहता है कि मेरे को इस बैंक को 5 लाख रुपए देने हैं। तो आरबीआई क्या करता है, वो नेट ऑफ करता है, वो सेटलमेंट कर देता है कि तेरे को 10 देने हैं, तेरे को 5 देने हैं, तो एक काम कर तू ही, जिसको 10 देने हैं तू 5 दे दे, है ना? तो वो ऐसे सेटलमेंट करता है। तो एनईएफटी इज बेसिकली अ नेट ऑफ प्रोसेस, अ सेटलमेंट प्रोसेस, कि तुमको 10 देने हैं, तुमको 5 देने हैं, तो तुम बेसिकली उसके 5 को कट ऑफ करके 5 ही दे दो, राइट? बैचेस में जाते हैं। ये इंस्टेंट नहीं होते हैं, आधे घंटे का टाइम लगता है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे अगर मेरे को लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, मेरे को एक डेट मिली हुई है कि 1 तारीख को या 2 तारीख को रेंट देना है, तो मैं एनईएफटी से रेंट भिजवा देती हूँ। एनईएफटी का फायदा क्या है? बेसिकली एनईएफटी चार्जेबल नहीं है, इट्स मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब उसको सुबह जाए रेंट, सुबह आधे घंटे बाद जाए, 1 घंटे बाद जाए, या मान लो रात में भी चला जाए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे कोई मत तो एकदम से मेरे सिर पे तो नहीं चढ़ा हुआ वो कि अभी रेंट दे, अभी रेंट दे, ऐसा तो नहीं होता है ना? कॉलेज फीस का भी ऐसे ही होता है कि वो एक डेडलाइन दे देते हैं, उस डेडलाइन पे आप सुबह करें, शाम को करें पेमेंट, कुछ ऐसा अर्जेंसी नहीं होता है, तो उसके लिए एनईएफटी यूज़ होता है, ठीक है? अब आईएमपीएस और आरटीजीएस इस चीज़ पे सेम है कि ये इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। आईएमपीएस का तो फुल फॉर्म यही है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राइट? ओके, तो हम डिफरेंस क्या है आईएमपीएस में? देखो है तो सेम ही, इंस्टेंटली काम हो रहा है, इंस्टेंटली आप अपनी स्कूटी पे कहीं जा रहे हो, आपको किसी का वेट तो नहीं करना है, आपको 4 लोग तो भर्ती नहीं करने हैं, और इसमें भी आपका बहुत स्पीड से काम हो रहा है क्योंकि आप प्लेन से जा रहे हो, राइट? 12 घंटे का काम 2 घंटे में हो रहा है। बट आईएमपीएस होता है वो छोटे अमाउंट्स के लिए होता है, इट्स अप टिल 5 लाख रुपीज, ठीक है? मतलब 0 से 5 लाख रुपीज तक, है ना? इसमें चार्जेबल होती है फीस, और आरटीजीएस में फीस चार्जेबल होती है। इसका मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपए होता है। जैसे प्लेन का एग्जांपल कितना अच्छा है कि प्लेन की फीस काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि प्लेन हम तभी यूज़ करें जब हम बाकी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? या फिर मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आप स्कूटी पे बहुत ज़्यादा लगेज लेके नहीं जा सकते, राइट? थोड़ा बहुत लगेज ही लेके जा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा लगेज लेके जाना है तो आपको कोई और व्हीकल यूज़ करना पड़ेगा। तो आईएमपीएस से वो यही चीज़ सिग्निफाई करना चाह रहे हैं कि ये अप टिल 5 लाख के अमाउंट्स के लिए होता है। कि मान लो मेरे को इंस्टेंटली किसी का हॉस्पिटल फीस पे करना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एकदम से पे करना है। तो आपको यहाँ पे आप आईएमपीएस यूज़ कर सकते हैं अगर आपका अमाउंट जो है वो 5 लाख से कम है। अब मान लो क्या हुआ, मैंने गुड्स इंपोर्ट करे, मैंने चाइना से गुड्स इंपोर्ट करे, मैंने उनको कहा आप एक काम करो, आप इंडिया में गुड ले आओ, इंडिया में पोर्ट तक ले आओ गुड। गुजरात में जैसे मान लो पोर्ट है, मैंने कहा गुजरात के पोर्ट तक गुड ले आओ, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। वो आ गया, उसने को फोन करा, मैं आपके गुड तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं आ जाते। अगर मैंने उसको एनईएफटी से कहा कि मैं पेमेंट करूंगी, क्या वो मेरे लिए में आधा 1 घंटा बैठा रहेगा कि हाँ, हाँ, आएँगे पैसे देखा जाएगा? नहीं ना, मेरे मन में पैनिक क्रिएट होगा कि हाँ भाई, ये बंदा आ गया है। मैं कहूँगी कितना अमाउंट है? वो कह रहा है 6 लाख रुपए है। तो आईएमपीएस तो बाहर हो गया, एनईएफटी भी बाहर हो गया, आरटीजीएस बच गया क्योंकि अमाउंट बड़ा है और हमको इंस्टेंटली चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम। अच्छा, इसके नाम में ग्रॉस क्यों आता है? अभी तुमने पढ़ा था ना, एनईएफटी में मैंने एक वर्ड यूज़ करा था, नेट ऑफ कर देता है कि इसको 10 देने हैं, इसको 5 देने हैं, तो ये 5 ही दे दे, है ना? एक बैच बनता है और फिर तुम उसको नेट ऑफ कर देते हो। यहाँ पे ग्रोस इसलिए क्योंकि यहाँ कोई नेटिंग ऑफ नहीं होती। इंस्टेंटली अमाउंट आया और इंस्टेंटली अमाउंट देना है। रियल टाइम मतलब अभी इसी टाइम, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट नहीं हो रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है। उसी के अमाउंट, जितना अमाउंट है उतना ही उसी टाइम दे देते हैं। इसको कहते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रीड कर लो। बिल्ड स्ट्रिक्टली फॉर हाई स्पीड हाई वैल्यू कार्गो, हाई वैल्यू पेमेंट जो होते हैं उसके लिए होता है। फास्ट,
secure and meant only for massive important transfers. ठीक है, और स्कूटर जो होता है वो अप टिल 5 लाख होता है। आरटीजीएस का आपको आई होप याद हो कि मिनिमम 2 लाख होता है। 2 लाख से कम आप आरटीजीएस नहीं कर सकते, फिर आप आईएमपीएस कर दो, है ना? ये दोनों का चार्जेबल होता है बट इसमें चार्जेबल नहीं होता है। ठीक है? एनईएफटी इज ओल्ड एंड यूजलेस, ऑफिसेज आर स्टिल रिलाइंग हेवीली। हाँ, तो ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारा जो अगर मेरे को सैलरी आ रही है प्रशांत सर से, वो मेरे को एनईएफटी से भेजेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे को अभी नहीं भेजेंगे तो मैं कहूंगी कि मैं तो पढ़ाऊंगी ही नहीं। नहीं ना, वो कहेंगे कल आ जाएगी, आज रात में आ जाएगी। ठीक है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो वो एनईएफटी से आती है। ये तीनों सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। Quick, instant and weaves through traffic, perfect for urgent, smaller transfers when time is absolute priority। ठीक है, किसी का हॉस्पिटल का फीस पे करना है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, इमीडिएटली आईएमपीएस से हो जाएगा। आरटीजीएस की जरूरत नहीं है, आरटीजीएस कर भी नहीं सकते हो 2 लाख से कम में, है ना? तो यही बेसिकली तीनों का मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे इन्होंने वही सेम चीज लिखी है, 24/7 वर्क करता है। मिनिमम अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है तो वो लिख दिया, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तुम पीपीटी पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा, बट मैंने इसको काफी अच्छे से एज्यूम एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ हमको एग्जांपल्स दिए हुए हैं और इसका रीजनिंग दिया हुआ है। अगेन ये हमने अभी करा है डिस्कस, तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले भी पढ़ के आने को कहा था, तो आई होप अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इमरजेंसी फंड, यार तुम कौन सी क्लास का डाउट पूछ रहे हो? ये मैंने अभी तो कतई नहीं पढ़ाया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बेसिकली यही होता है कि आपके घर में कोई अनहोनी ना हो जाए या आपकी जॉब ना चली जाए। जैसे कोविड के टाइम जॉब चली गई थी लोगों की, तो आपको कहते हैं कि आप 3 से 6 महीने का बफर, कि 3 से 6 महीना आपका रोटी कपड़ा मकान, आपकी जो जरूरतें हैं उनका आपके पास पैसा हो, आपको इतना बफर मेंटेन करके रखना चाहिए। आप एकदम से मतलब सोचो कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, या कोविड आ गया आपकी जॉब चली गई, है ना, या ले ऑफ हो गए, कई बार एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है तो आपकी जॉब छूट गई। तो आपके पास एक अमाउंट होगा जिससे आपको स्ट्रेस नहीं होएगा, आप कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, आप कोई लोन वगैरह नहीं लोगे। तो 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड, एक बफर फंड होना चाहिए। ठीक है, गाइस कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज हैंड रेज करेंगे, मैं अनम्यूट करने को आपको ऑप्शन दे दूंगी। अगर नहीं है तो प्लीज बता दो, समझ आ गया? काफी मैंने ट्राई करा है अच्छे से एग्जांपल दे दे के समझाने का तीनों का। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं है? सॉर्टेड। पढ़ के आया था कोई इस टॉपिक को, या मैंने खुद ही पढ़ाया है? आज तो पढ़ के आई होगी मेरे को लग रहा है बाकियों का। एक बार और, पूरा टॉपिक एक बार और, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया मेरे लिए? अच्छा देखो स्नेहा, एक छोटा सा मेरे को हेल्प करो कि पूरा मैं टॉपिक दोबारा तो नहीं समझा पाऊंगी। आप इस क्लास में ये रिकॉर्डिंग देख लेना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर मैं कल समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि पूरा टॉपिक और जिसको समझाने में मैंने कम से कम 15 मिनट लगाया हो तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा नहीं, क्या मतलब? अच्छा मैं वो लाइन दोबारा बोलूं क्या? समझ नहीं आया मेरे को। एक बार और का क्या मतलब है? मैं तुमको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं क्या स्नेहा? तुमको कुछ डायरेक्ट डाउट पूछना है? तुमको पूरे टॉपिक में डाउट है? एक सेकेंड ना, मैं पानी पी के आती हूँ, तब तक तुम लिखो। स्नेहा कुछ कहना है तो लिख दो। अनम्यूट करने का ऑप्शन चाहिए तो हैंड रेज कर दो। अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, कर लो, ऑप्शन है पहली। रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा? क्या क्या दोबारा बोलो। वीडियो रिकॉर्डेड मैम कहाँ मिलेगा? वीडियो रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा? वैसे तो प्रशांत सर कहते हैं यूट्यूब पे भी मिलता है। बाकी तुम चैट में जाओगे ना क्लास के बाद दोबारा, तो चैट में भी होता है। मेरे को खुद देखा है कितनी बार। चैट ऐसे कर रहे होते हो ना तुम, तो चैट के नीचे ही वो अपलोडेड वीडियो करके आ जाता है, वहां से डाउनलोड हो जाती है पूरी। क्लास के बाद चैट में जाना। ठीक ओके है? मैम। ठीक है, ओके। शबनम को भी डाउट नहीं है, ठीक है।
सॉर्टेड है फिर गाइस, आगे चलें? मोस्टली किसी को डाउट नहीं है, तो बस एक स्नेहा देख लेगी, उनको कोई डाउट होगा तो हो जाएगी बात। आगे चलते हैं। ये हमारा नेट बैंकिंग हो गया है, तो हमें कल वाली पीपीटी कंप्लीट करनी थी, तो फिर हम वो कंप्लीट कर लेते हैं। यही वाली थी ना आगे? राइट, ठीक है। आओ डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डेबिट वर्सेस क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल सा फर्क होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जिसमें आपके अकाउंट में ऑलरेडी जो पैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो निकलेंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है लोन। क्रेडिट कार्ड मतलब आप बैंक से थोड़े टाइम के लिए लोन ले रहे हैं। थोड़ा टाइम क्या होता है? 30 to 45 days, आई थिंक, डिपेंडिंग ऑन द बैंक। तो आप बेसिकली बैंक के पास से पैसे निकाल रहे हो एक तरीके से लोन में, जो आपको 30 to 45 days में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल अगेन, कि मान लो मैं गई ट्रिप पर, ठीक है, और मेरे को कुछ पसंद आ गया ट्रिप पे, जो है 30,000 रुपए का। मेरे अकाउंट में केवल 25,000 रुपए हैं। तो क्या मेरा यूपीआई, क्या मेरा डेबिट कार्ड, क्या मेरा कुछ भी चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैं क्रेडिट कार्ड लगाऊंगी, मेरे बैंक ने मेरे को जितने पैसे सैंक्शन करे होंगे क्रेडिट में, है ना, वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितना, उन्होंने आपकी पूरी प्रोफाइल देखते हैं, वो देखते हैं अच्छा ये मिष्टी जो है ये अभी 22 साल की है, अच्छा ये अभी इसका इतना पैकेज लगा है, अच्छा ये इस कॉलेज की पास आउट है। वो ऐसे पूरा तुम्हारा वो देखते हैं। अच्छा वो फिर देखते हैं, अच्छा इसने पहले कभी लोन लिया है, अच्छा हाँ इसने लोन लिया है, अच्छा इसने टाइम से चुका दिया। तो वो तुम्हारा उस हिसाब से लिमिट डिसाइड करते हैं कि तुमको कितना लिमिट में वो क्रेडिट देंगे। क्रेडिट एज इन कितना वो तुमको लोन दे सकते हैं, राइट? और फिर तुम वो वाला कार्ड को यूज करके वो पेमेंट कर सकते हो, और तुम्हें बैंक को 30 to 45 days, डिपेंडिंग ऑन द बैंक और डिपेंडिंग उनको तुम पे कितना भरोसा है, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर तुमने वो 30 to 45 days में पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा? तो बहुत ज्यादा तुम पे इंटरेस्ट लगेगा। आई थिंक अराउंड 30 to 40% इंटरेस्ट लगता है। मतलब तुमने 100 रुपए लोन लिया और तुमने पेमेंट टाइम से नहीं करी, तो तुम्हारा पैसा 130 140 रुपए हो गया। छोटा लग रहा है अमाउंट, लगेगा। 1,000 करोगे 1300 1400 हो जाएगा। 2,000 करोगे 2600 हो जाएगा, राइट? तो ये चीज 2,000 या 2600 हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि तुम क्रेडिट कार्ड यूजुअली तब यूज करते हो जब तुम्हारे डेबिट कार्ड में प्रोबेबली पैसे खत्म हो गए हैं, तुम्हारा नहीं चल रहा है नेटवर्क। तो यूजुअली वो एक बड़ा अमाउंट होता है, और उस पे 30 से 40% इंटरेस्ट लगेगा, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, राइट? तो यूजुअली इसलिए कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना अवॉइड करना चाहिए। और बैंक वाले भी ना बड़े चंट होते हैं, पता है वो क्या करते हैं? जैसे एमबीए कॉलेज में जा रही हूँ ना, वो क्या कहेंगे, आपको फ्री में हम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। हम क्रेडिट कार्ड पे यूजुअली ना चार्जेस होते हैं कार्ड रखने के, डेबिट कार्ड के भी चार्जेस होते हैं, मतलब साल के आई थिंक 600 700 रुपए चार्जेस होते हैं कार्ड रखने के। तो कहते हैं फ्री में, लाइफ टाइम फ्री में कार्ड रखो। आपके लिए ना बहुत आसान कर देते हैं लोन लेना और ऐसा इंटरेस्ट भरना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा है ना अच्छे कॉलेज में जा रहा है, ये इंटरेस्ट तो दे ही देगा, हमारा फायदा होगा, तो फ्री में रखो आप क्रेडिट कार्ड। ये करते हैं कॉलेज में, राइट? पढ़ते हैं क्या लिखा है डेबिट क्रेडिट के बारे में। डेबिट कार्ड आपका पैसा होता है, आपके अकाउंट में जो पैसा होता है आप कार्ड को यूज करते हैं तो वो कटता है, राइट? स्पेंड्स एग्जिस्टिंग बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बोरोड मनी, अभी बात करें हमने बैंक से क्रेडिट, बैंक से लोन लिया, अलाउज यू टू पे नाउ रीपे लेटर। अभी आप अय्याशी करें हमारे पैसों से, है ना? आपको 30,000 रुपए का कुछ पसंद आया है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, लो पेमेंट करो, बाद में भरते रहना। पता है सबसे ज्यादा रिस्की क्यों है ये? आप बाद में भरोगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ हाँ बाद में मेरी जॉब होगी, हाँ हाँ बाद में मेरी हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाँ हाँ बाद में मेरे घर वालों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में मैं ये खर्चा कर लूंगा। क्रेडिट कार्ड की यही दिक्कत है कि फ्यूचर हमें नहीं पता कैसा होता है, और अगर तुमने उसकी पेमेंट टाइम से नहीं करी तो तुम्हारा 30 40% इंटरेस्ट भी लग जाता है ना? तो इसलिए लोन लेना तो पहली बात ही मैंने तुमको कहा है कि बहुत सोच समझ के लेना, और क्रेडिट कार्ड बनवाना तो एकदम हाई हाई है फॉर दिस रीजन। ठीक है, टाइम पीरियड भी इतना कम होता है और इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा होता है, राइट? अलाउज यू टू पे नाउ रीपे लेटर अप टू अ बैंक अप्रूव लिमिट। ये हमने बात करी थी कि बैंक तुम्हारा पूरा देखता है कि ये बंदा कैसे रहा है पास्ट में, इसकी क्या जॉब लगी है ना, और क्या कितना टाइम पे इसने लोन रीपेमेंट करा है, कैसा बिहेवियर है। सिबिल स्कोर करके एक होता है, आई डोंट थिंक वो जरूरत है समझने की, बट सिबिल स्कोर एक वो है जिससे पता चल जाता है कि बंदा कैसा रहा है पास्ट में लोन रीपेमेंट। और ऐसा नहीं होता कि आपने एक्सिस बैंक गए, आपने उनके साथ घपला कर दिया और फिर आप आईसीआईसीआई में जाके ले लो, नहीं। सिबिल स्कोर जो चीज होती है ना, CIBIL सिबिल स्कोर, वो एक ही होता है और वो हर बैंक को दिखता है। तो आपने एक बैंक के साथ घपला करा, आपको दूसरे बैंक से भी कुछ नहीं मिलेगा। और पता है ये चीज इतनी वो क्यों है खतरनाक? मैं चीज बताती हूँ तुमको। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, बट उसको बैंक लोन नहीं दे रहा, क्योंकि उसका सिबिल स्कोर जो है
मतलब कि उसने किसी बैंक से लोन लिया होगा और लोन रीपे ही नहीं करा होगा या बहुत टाइम बाद रीपे करा होगा या बहुत दिक्कत करी होगी बैंक को, है ना? या बहुत ज़्यादा अमाउंट लोन रीपे कर लिया होगा ले लिया होगा। मतलब मान लो तुमको 30,000 की लिमिट है, तुम पूरे 30,000 का लोन ले रहे हो। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि तुम भूखे नंगे हो। तुम्हारा कोई बफर ही नहीं है। जितने का लोन है, जितने तुम्हारे पास लिमिट है, उतने का तुमने लोन चढ़ा लिया, है ना? तो बैंक हर चीज़ नोटिस करता है कि ये बंदा मतलब डोंट माइंड माय लैंग्वेज, मैं तुमको बस समझाना चाह रही हूँ कि बैंक बहुत ध्यान देता है इन चीज़ों पे और वो तुमको उसी हिसाब से लोन देता है, ठीक है? अब मान लो तुम कोई ऐसा इंसान हो जो तुम्हें 30,000 की लिमिट दी गई है, तुम पूरा 30,000 लोन भी ले रहे हो और लोन लेट भी दे रहे हो। पता है अगली बार क्या होगा तुम लोन लोगे तो? वो इंटरेस्ट तुम पे ज़्यादा चार्ज करेगा। वो कहेगा मेरे को बहुत डर लग रहा है तेरे से। तू हो सकता है मेरे साथ घपला करके चला जाए, इसलिए मैं तेरे से डर का एक्स्ट्रा पैसा लूँगा। मेरे को जो तूने डर में रखा है ना, मैं उस टेंशन का तेरे से एक्स्ट्रा पैसा लूँगा। बैंक ऐसे करता है। और जैसे मैं अपने फ्रेंड का बता रही थी कि उसका ऐसे ही हुआ था, उसका जो सिबिल स्कोर है, जो स्कोर है उसका कि क्रेडिट वो टाइम से वापस करता था, कितना अमाउंट लेता था, कोई दिक्कत तो नहीं करता था, वो गिर गया। अब उसे कोई बैंक एजुकेशन के लिए भी लोन नहीं दे रहा है, जबकि एजुकेशन लोन तो हमेशा मिल ही जाता है यूजुअली, वो भी नहीं मिल रहा है उसको, राइट? तो इन चीज़ों का ये फ्यूचर में आपको बहुत टेंशन हो सकता है। तो इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और यूजुअली क्रेडिट कार्ड लेना अवॉइड करें, बट समझ लें क्या-क्या होता है, ठीक है? ओके, डेबिट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डेट। डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे आप पे लोन नहीं चढ़ेगा। क्रेडिट बिल्ड्स अप, ठीक है, ये भी होता है। बेसिकली एक बात बताती हूँ, क्या होता है, आपको जैसे अगर आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, बहुत बार आपके लिए लोन लेना ज़रूरी पड़ जाता है। जैसे एजुकेशन लोन है, वो भी लेना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। अब क्या है, इसका जैसे हमने नेगेटिव देखा, इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। क्या पॉजिटिव साइड है? मान लीजिए कि मैंने एजुकेशन लोन लिया, लिया, अब मैंने लोन लिया, मेरे को जॉब लगी, मैंने टाइम से लोन पे करती गई, बल्कि मैंने जल्दी लोन पे कर दिया। तो बैंक ने देखा कि ये लड़की तो बड़ी अच्छी है ना? इसने अच्छे से पढ़ाई करी, इसकी अच्छी जॉब लगी, इसने हमें कोई टेंशन नहीं दी, इसने आराम से लोन भी दे दिया और हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। बैंक की कमाई भी हो गई, है ना? और बैंक खुश भी हो गया। तो बैंक क्या कहेगा, अब ना ये दोबारा लोन ले आएगी ना, तो इसको हम डिस्काउंट देंगे। क्यों डिस्काउंट देंगे? क्योंकि वो चाहते हैं मैं उनसे लोन लूँ, है ना? क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, बट साथ ही साथ में उनको कोई टेंशन भी नहीं मिल रही है। तो बैंक हमेशा जिनसे टेंशन नहीं मिलती, उनको वो बुलाना चाहेगा। तो मेरे को हाय गाइस, माय नेट डाइड। लास्ट क्या लाइन सुनी थी मेरे को बता दो, मैं वहां से कंटिन्यू कर लूंगी।
चैट पे लिख दो जरा फटाफट से, लास्ट लाइन क्या सुनी थी? कि जो कस्टमर्स टेंशन नहीं देते उनको बैंक लोन देना चाहता है इसलिए डिस्काउंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड। ओके, शेयर हो रखी है वो मेरी स्क्रीन। हम कौन सी स्क्रीन पे थे? हम पीपीटी पे थे आई गेस, है ना? हाँ, पीपीटी पे थे। ठीक है, ओके, फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो मैं बेसिकली आपको बता रही थी कि यहाँ पे यही लाइन लिखी हुई है कि अगर आप क्रेडिट को ढंग से यूज करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड आते हैं, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा बन जाता है और उससे आपको फर्दर लोन में आसानी हो सकती है। तो अगर मैंने अच्छे से अपना एजुकेशन लोन चुकाया, तो हो सकता है मैं दोबारा बैंक के पास जाऊँगी, मेरे को अब गाड़ी लेने के लिए लोन लेना है या घर लेने के लिए लोन लेना है, तो हो सकता है वो मेरे को डिस्काउंट पे लोन दे दे। ठीक है? आगे चलते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को लोन वो ऐसा कर देगा कि 23 लाख का लोन आप एक काम करो, आप 23 का 22 दे दो, वो नहीं है। वो इंटरेस्ट रेट पे डिस्काउंट दे देगा। जैसे आज की डेट में मेरे को 7% एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। नॉर्मल रेट मेरे ख्याल से आजकल की डेट में 10% है, तो हो सकता है वो 10 का ऐसा कर दे कि हम आपका 9.5 कर देते हैं। ये होता है डिस्काउंट, है ना? वो अपने इंटरेस्ट में कम कर देगा। देखिए बेसिकली वो इंटरेस्ट क्यों लेता है? इंटरेस्ट ना बैंक 2-3 चीज़ों की वजह से लेता है। एक तो मैंने आपको वही महँगाई भत्ता बताया था, है ना? कि जितना महँगाई भत्ता है, बैंक जो है आपको उसके लिए कंपनसेट आपको बैंक को उसके लिए कंपनसेट करना है। कि मान लो बैंक कहता है कि मेरे को आज ना थार खरीदनी है। आप बैंक को कहते हो नहीं, नहीं, तू मेरे को पैसे दे, तू थार नहीं खरीदेगा। और आप बैंक को 5 साल बाद पैसे वापस करते हो। अब बैंक तो ये कहेगा ना कि आज जितने की थार है, पहले तो तू मेरे को वो पैसे दे, कहेगा। उसके बाद बैंक क्या कहेगा? उसके बाद बैंक कहेगा कि तूने मेरे को 5 साल पैसे जब तूने मुझसे ले रखे थे ना, तो मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि पता चला पैसे वापस ही नहीं आए, है ना? पता चला आधे पैसे वापस आए, है ना? तो बैंक कहता है कि मैंने ना तेरे को पैसे देके, मैंने तेरे पे ना रिस्क उठाया है। मेरे को तो रिस्क उठाने के भी पैसे दे। ठीक है? तो बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस देख के कि आप लोन चुकता कर सकते हैं कि नहीं, है ना? या आप अच्छे से चुकता करते हैं, बुरे तरीके से चुकता करते हैं। आप अच्छे से चुकता करने इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि आप करेंगे ही करेंगे। हो सकता है पहले अच्छे से करते हो, बाद में आप ऐसे निकल जाएँ, है ना? धोखा दे दें बाद में, है ना? तो बैंक कहता है कि मेरे को ना 5 साल टेंशन रही कि तू पैसे देगा भी कि नहीं देगा, तो मेरे को टेंशन लेने के भी पैसे दे, राइट? तो आप बैंक जो है आपसे एक इन्फ्लेशन वही महँगाई भत्ते के पैसे लेता है। बैंक आपसे इस चीज़ के भी पैसे लेता है कि आपने बैंक को रिस्क में डाला, है ना? अब एक चीज़ सोचो, बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए मान लो और बैंक ने कहीं और पैसे लगा दिए। बैंक ने पुल बन रहा था उसपे पैसे लगा दिए, है ना? बैंक ने म्यूचुअल फंड पे लगा दिए, बैंक ने एफडी में डाल दिए पैसे, है ना? बैंक ने एफडी में पैसे डाल दिए, है ना? बैंक ने कहीं और पैसे जमा करा दिए। तो बैंक कहता है कि अगर मैं तेरे को पैसे ना देता और मैं यहाँ पैसे देता, तो मेरे को इतना ज़्यादा रिटर्न आ जाता, है ना? इसलिए तेरे को भी मेरे को रिटर्न देना पड़ेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। ये रीज़न होता है बैंक को रिटर्न देने का क्योंकि बैंक कह रहा है कि मैंने कहीं और पैसे ना डाल के पैसे तेरे हाथ में थमाए हैं, तो मेरे को कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। वरना मैं एफडी में पैसे डालता, मेरे को 6% इंटरेस्ट आ जाता, है ना? मैं मिष्टी को एजुकेशन लोन देता, मेरे को 7% इंटरेस्ट आ जाता, बट मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। तू मेरे को क्या दे रहा है ना? तो बैंक को फ़ायदा हो क्योंकि बैंक हमें पैसे दे रहा है और कहीं और नहीं लगा रहा है। महँगाई का महँगाई भत्ता उसको मिले, है ना? कि वो पास्ट की वैल्यू और प्रेजेंट की वैल्यू पैसों की अलग होती है। हमने महँगाई भत्ता पढ़ा था, हमने कहा था कि पैसे की महँगाई बढ़ जाती है। जो चीज़ 5 साल पहले 10 लाख की थी, आज वो 15 लाख की है। तो बैंक कह रहा है मैं वो सेम चीज़ तो खरीद सकूँ, मेरे को उसके भी पैसे दे तू, है ना? और मेरे को जो तूने टेंशन में डाल के रखा कि हे भगवान! पैसे वापस आएँगे कि नहीं? मेरे को इसके भी पैसे दे। तो इसलिए इंटरेस्ट लगता है। ये अलग-अलग रीज़न्स हैं इंटरेस्ट लगने के। अगेन इंटरेस्ट का अमाउंट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप बैंक को कितनी टेंशन दे रहे हो। बैंक को आप बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हो, तो बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। कम टेंशन दे रहे हो तो उसको वो अमाउंट कम कर देगा, इंटरेस्ट तो लेगा, ठीक है? अब ये सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं हमारे बैंक के कार्ड के, क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, एक 16 डिजिट का नंबर होता है, आप कोई भी कार्ड उठा के देख सकते हैं। एक यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है, ये मंथ है, ये ईयर है, ठीक है? ये नाम होता है और बैंक जो एक कार्ड होता है इसके पीछे 3 डिजिट कोड होता है, इसको सीवीवी कहते हैं। कंपोनेंट है, कोई भी कार्ड उठा के चेक करो सब में दिखेगा, राइट? ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एक कार्ड नंबर होता है, एक एक्सपायरी मंथ और ईयर होता है, एक कार्ड पे इंसान का नाम होता है और पीछे एक सीवीवी कोड होता है। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने देख ही लिया था कि ऑनलाइन कैसे ट्रांजैक्शन होती है। आप क्यूआर कोड मिलता है, क्विक रिस्पांस कोड
आप उसको स्कैन करते हैं अपने किसी भी अकाउंट से, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कहीं से भी आप स्कैन करते हैं उसको। आप डायरेक्ट बैंक की ऐप से भी स्कैन कर सकते हैं। भीम ऐप, यहाँ पे यूपीआई लिखा हुआ है, स्कैन करा, अपना पिन डाला तो क्या हुआ, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आपने पिन डाला तो पहली बात, आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वो पिन नहीं पढ़ सकता। वो पिन किसके कान में जाता है? कान में फुसफुसाया जाता है, बैंक के कान में, है ना? फुसफुसाया जाता है, मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार 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 करके आता है, नंबर जनरेट नहीं होता। पहली बात, स्क्रीन अलग होती है, इसका मतलब पेटीएम, फोन पे, गूगल पे तो पढ़ ही नहीं सकते, और फिर बैंक पढ़ सकता है केवल, और उसके भी कान में फुसफुसाया जाता है, और फिर वो चेक करता है कि हाँ पैसे हैं तो पेमेंट हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैशलेस जाने के फायदे, फायदे नुकसान हमने दोनों पढ़ रखे हैं। फायदे वही है कि बहुत फास्ट है, बहुत कन्वीनियंट है, छुट्टों की दिक्कत नहीं होती। 18 रुपए की चीज लेनी है तो आपको 20 दे के 2 टॉफियां नहीं लेनी पड़ती, आप डायरेक्ट 18 रुपए दे सकते हो। फास्ट है, कन्वीनियंट है, बहुत जल्दी 1 सेकंड में क्यूआर स्कैन होके 3 सेकंड में ट्रांजैक्शन हो गया। कोई एक्सचेंज नहीं चाहिए आपको, कोई टॉफी आपको जेब में कैरी नहीं करनी पड़ती, कोई चिल्लर आपको जेब में कैरी नहीं करनी पड़ती, कोई एक्स्ट्रा वॉलेट आपको जेब में कैरी नहीं करता है। ट्रैक योर लाइफ, ट्रैक योर लाइफ का क्या मतलब है? मैं अपने फ़ोन में दिखाती हूँ ट्रैक योर लाइफ का क्या मतलब है। अब ये मेरा पेटीएम का अकाउंट खोल के दिखाती हूँ मैं। हट जा भाई, कहाँ गया? हिस्ट्री, 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 हिस्ट्री। अरे भाई, इसमें हिस्ट्री क्यों नहीं आ रहा है? बैलेंस एंड हिस्ट्री, ठीक है। मेरा स्क्रीन, मैं एक बार दोबारा अपने होम स्क्रीन पे आती हूँ आप लोगों के पास। राइट, तो ये हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस। ये देखो, ये हिस्ट्री है, इससे मैं हिसाब किताब रख सकती हूँ कि मेरे पूरे महीने पैसे किधर गए। जब पता चलता है ना कि भाई साहब महीने के स्टार्टिंग में तो 5,000 रुपए थे, कहाँ गए? कहाँ गए? तो जिन-जिन ऐप से आपने ट्रांज़ैक्शन कर रखी है, आप हर जगह चेक कर सकते हो कहाँ गए। आपको अपने दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, गोलगप्पे खा लिए थे, भल्ला पापड़ी खा ली थी, 10 लगे, 30 लगे, हर चीज़ लिखी होती है, राइट? सो उस चक्कर में भी दिमाग पे लोड कम करके भी ये लाइफ़ ईज़ी बनाता है, राइट? ओके, ये हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गई है पीपीटी, 2-3 स्लाइड्स ही रहती हैं इसकी, इसको निपटाते हैं। इसके बाद अगली पे चलेंगे, वो जितनी कवर हो पाई, राइट? डार्क साइड, हम सबको पता है डार्क साइड कि ऐसे तुमको रैंडमली कॉल आ जाता है कि आपकी बिजली की वायर कट जाएगी, ये ऐप डाउनलोड करो, ये पिन डालो, ये करो, वो करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज घूमते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना? तो बात ये है कि आपका जो फ़ोन है, आपका जो पेटीएम, आपका गूगल पे, वो है बुद्धू। बुद्धू का क्या मतलब है? उसमें कोई भी पिन डालेगा, वो पैसे निकाल देगा। वो ये नहीं देखता है कि मेरे को मिष्टी की शक्ल, मेरे को आस्था की शक्ल, मेरे को स्नेहा की शक्ल दिखनी चाहिए। हाँ, पैसे उन्हीं को निकालने चाहिए। वो तो मशीन है, उसको पिन डालेगा, वो पैसे दे देगा। अब उ उनको क्या पता कि आपको स्कैम करके, आपको डरा-धमका के आपसे पिन डलवाया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। है ना? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या-क्या वो लिखे हुए हैं, रिस्क होते हैं। कोई फ्रॉड कॉल है, कोई फ्रॉड मैसेज है जो आपको कह रहा है कि वो बैंक का बंदा है। कई बार वो बीच में ऐसे भी आया था ना कि वो पुलिस वाले बन के फ़ोन करते हैं कि आपकी बेटी हमारे उसमें है, कस्टडी में है ना? ये ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ी गई थी, है ना? वो पैसे माँगते हैं, वो भी अकाउंट का लिंक माँग लेते हैं, कोई फेक लिंक दे देते हैं, जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाता है, उससे वो आपके पैसे निकाल लेते हैं, राइट? अनऑथराइज़्ड एक्सेस आप गलती से किसी ऐप को दे देते हो, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हो जिससे आपको फ़ोन का एक्सेस उनको मिल जाता है, राइट? तो हर चीज़ में सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको ऑब्वियसली आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा स्केल पे हो रही है, और आप उस टाइम पे किसी से बात भी नहीं करते हैं। आप इतने टेंशन में होते हैं, आप इतने सीरियस मोड में होते हैं कि आप उस पे क्लिक कर देते हैं। कोई आपको उस टाइम बचाने भी नहीं आएगा। मेरा बेसिकली लॉजिक ये है, राइट? अगर आपका कोई बैग चोरी करके ले जा रहा है, आप चिल्लाओ, बचाओ, बचाओ, कोई बचा लेगा, बट अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं तो कैसे बचेंगे, राइट? तो इससे पहले कि वही होता है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। पहले ही सावधानी बरतें, है ना? मे बी किसी से डिस्कस करें, मे बी फ़ोन काट के कॉल बैक कर लें अगर आपको लग रहा है बात सही है तो। बट ऑन द स्पॉट एक्शन लेना अवॉइड करें। जैसे हमने इम्पल्सिव बाइंग में भी सीखा था ना कि हम पहले उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्या ये सेंस बना रही है? तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको ऐसे ही करना है कि ये रिस्क आपको पता है कॉमनली क्या होते हैं, तो आपको बस सोचना है उस टाइम पे कि क्या ये चीज़ सेंस बना रही है? एंड देन आपको कदम उठाना है, राइट? एज़ सिंपल एज़ दैट। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्लेबुक दे रखी है जो ऑब्वियसली आप सबको पता है, राइट? एक बार फिर भी रीड कर लेते हैं। किसी के साथ ओटीपी या पिन शेयर नहीं करना है, ये हम सबको पता है, हम सबने पढ़ रखा है। पेमेंट करते हुए
मर्चेंट का नाम चेक करें। जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं ना किसी को, तो वहां पे बंदे का नाम लिखा है। अब मान लीजिए आपको कह रहे हैं कि आपकी बिजली की ये कट जाएगी, वो कट जाएगी, आप पेमेंट करो, बट आप करते हुए देखो क्या बिजली की कंपनी का नाम लिखा है, क्या बीएसएनएल का नाम लिखा है उसके ऊपर। हो सकता है राहुल @123 लिखा हो, पता चल जाएगा ना उससे फिर। तो मतलब अगर आप धैर्य धैर्य रखें, धीरज रखें, तो आप ये चीज थोड़ा आराम से सोच के करेंगे। सोच के करेंगे, चीजों का सेंस अपने आप बन जाएगा। राइट। अननोन लिंक्स को क्लिक ना करें, अननोन ऐप्स को डाउनलोड ना करें। हम कई बार ऐसा वो चाइनीज ऐप्स बहुत बार बैन हुई हुई हैं बहुत सारी, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाकर डाउनलोड करते हैं। अब वो गूगल पे हम जाकर डाउनलोड करते हैं, तो कितनी बार हमको नोटिफिकेशन देता है कि आपके डिवाइस के लिए रिस्की है, आपको पक्का इसको डाउनलोड करना है। वो इसलिए होता है कि बाई चांस फोन में कोई वायरस ना आ जाए, कोई फोन हैक ना कर ले, अकाउंट बैलेंस खाली ना हो जाए। राइट। एनेबल स्क्रीन लॉक्स एंड अवॉइड, हाँ कहते हैं ना कि पब्लिक में वाईफाई, पब्लिक में ब्लूटूथ ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फोन में वायरस घुसने का डर रहता है, स्कैम होने का, हैक होने का डर रहता है। राइट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पेमेंट हमने करना सीख लिया है, बहुत बार सीख लिया है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। डिस्कशन पूरी हमारी खत्म हो गई है। राइट। ये असाइनमेंट की एक बार फोटो ले लो, क्योंकि तुमको असाइनमेंट तो सबमिट करने ही होते हैं। तुम मेरे को सुनाओ ना सुनाओ, तुम मुझसे डाउट पूछो ना पूछो, ये तुमको सबमिट करना है, ग्रेडिंग तुम्हारी इन्हीं की बेसिस पे होती है। राइट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम अब अगली पीपीटी पे जा रहे हैं, जो टेक्निकली आज की पीपीटी है, बट जितनी कवर हो पाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीपीटी। फिंगरप्रिंट, हाँ फिंगरप्रिंट से भी हो जाता है और टैप करने से भी हो जाता है। अब ऐसे आ गए हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की वो मशीन लाते हैं आपके आगे, अब ऐसे ऐसे टैप करते हो, उनके वाईफाई से कनेक्ट होता है, पेमेंट हो जाती है। राइट। तो बहुत सारे तरीके आ गए पेमेंट के, इसलिए डरा रहना भी बहुत जरूरी है। मान लो तुम्हारा कार्ड कहीं गिर गया, फिर एकदम से कोई और उसको टैप करके पैसे खाली कर देगा, तो इसलिए प्रोबेबली अपने लिए थोड़ा मुश्किल करो, इतना आसान करना चीज़ों को, है ना? प्रोबेबली वो फिंगरप्रिंट वाली चीज़ एक्टिवेट मत करो, वो टैप वाली चीज़ को एक्टिवेट मत करो, थोड़ा समझ के करो कि कोई बात नहीं, हम पिन डाल देंगे कार्ड का, कोई बात नहीं, 2 मिनट लग जाएंगे पेमेंट में, लगने दो। बट कितना सेफ हो जाएगा, तुम्हारा कार्ड कहीं गिर भी जाए तो कोई इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास ओटीपी आता है उसके लिए, राइट? यस, पिनलेस ट्रांज़ैक्शन वही, टैप करके पेमेंट हो जाता है जो, नाइस। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज़ पूछें। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ कि बैंक से बात करो कि पिन के बिना ना हो पाए, एक्टिवेट करवाओ उस चीज़ को, है ना? वो इसलिए करते हैं ताकि आपके लिए पेमेंट करना आसान हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह पेमेंट करो। बट आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करोगे तो आपके पैसे कम हो रहे हैं, आपके फ्यूचर रिटायरमेंट के पैसे कम हो रहे हैं, राइट? तो सेंसिबल होने के लिए थोड़ा मुश्किल करो अपने लिए खर्चा करना, रेजिस्टेंस क्रिएट करो, दिक्कत क्रिएट करो, बैरियर क्रिएट करो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ ले, वरना हम अगली पीपीटी पे चलते हैं। कोई क्लास छोड़ के गया क्या? नो डाउट? नो डाउट, सॉर्ट सॉर्ट, ठीक है। एसआईपी सही है कि एफडी मैम या फिर आरडी? तुम पिछली साल क्लास, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तुमने पिछली क्लास नहीं देखी है, ये मेरे को समझ आ गया। प्लीज पिछली क्लास देख के आओ, ये सब डिस्कशन हो चुकी है हर क्लास में और हर किसी को पता है यहाँ पे। हाँ, तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। स्नेहा कह रही है बता चुकी है मैम। ओके, चलो अगली पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है? आओ, आज की पीपीटी ये है, जितनी कवर हो पाएगी बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। एनिमेशन लगाते हैं इसमें, बढ़िया से मजा आएगा तुम्हें क्लास देखने में फिर। एनिमेशन लग क्यों नहीं रही है इस पे? एह, चलो छोड़ो, ऐसे ही देख लेते हैं हम करंट स्लाइड, ठीक है? आज की क्लास में हम लोन के बारे में बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं कि ये जो लोन है, जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, और जो क्रेडिट स्कोर जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ के भी आ रहे हैं, उसी के बारे में हम इलेबोरेटली पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आओ, ठीक है जी। What is a loan? A loan is simply money borrowed from a bank that must be repaid over time with little extra money called interest. लोन क्या होता है? लोन वो चीज होती है, वो पैसा होता है जो तुमने बैंक से उधार लिया है, या कहीं से भी उधार लिया, रिश्तेदारों से भी तो उधार ले सकते हैं, दोस्तों से भी उधार ले सकते हैं, बट हम बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें रिश्तेदारों से क्या लेना देना अपने, है ना? वो तो होती है ऐसे, जान दो। तो तुमने बैंक से उधार लिया, राइट? बैंक से तुमने उधार लिया और फिर तुमने बैंक को पूरे से ज्यादा पैसे वापस करे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज तुमने बैंक को एक चीज दी जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। आवाज कौन कर रही है? ओके, ठीक है। हाँ, तुमने बैंक को इंटरेस्ट वापस किया। इंटरेस्ट क्या होता है हमने बेसिकली अभी सीखा था। इंटरेस्ट तुम बैंक को इसलिए दे रहे हो क्योंकि बेसिकली जो चीज आज 10 लाख की है, हो सकता है जब तुम पैसे वापस करो 15 लाख की हो गई हो,
है ना? बैंक कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने कहीं और पैसे नहीं लगाए। इस चीज़ का मेरे को इंटरेस्ट दो। बैंक कह रहा है कि मेरे को बहुत टेंशन होगी जब मैंने तेरे को पैसे दिए कि तू भाई साहब पैसे वापस करेगा भी कि नहीं, तू इंटरेस्ट देगा भी कि नहीं। मेरे को वो टेंशन लेने का पैसा दो, राइट? तो इंटरेस्ट जो होता है वो 2-3 चीज़ों की वज़ह से होता है, वो हमने डिस्कस करी हुई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्या है? बोरो मनी टुडे, यूज़ इट फॉर योर गोल्स एंड रीपे ओवर टाइम विद इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है आई होप। जैसे यहाँ पे आ गया एग्ज़ाम्पल, इसने मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लिया, ये बहुत वो है। टेकिंग एन एजुकेशन लोन टू पे योर एमबीए फीस, है ना? अब मैं एजुकेशन लोन ले रही हूँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने एजुकेशन लोन लिया ना, तो उन्होंने मेरे को 23 लाख रुपीज़ का लोन दिया। बट पता है मेरे को वापस कितना करना है? उन्होंने मेरे को कहा है कि आप एवरी मंथ, अब अपना कैलकुलेट, वो कह रहे हैं आप एवरी मंथ 31,000 दोगे 10 इयर्स के लिए, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया इसका 31,000 एवरी मंथ, लाइक मतलब 12 महीने होते हैं साल में, कितने सालों के लिए? 10 इयर्स के लिए। तो ये अमाउंट कितना बन गया? ये अमाउंट बन गया 10 100,000 37 लाख 20,000। मेरे को नहीं पता तुमको मेरी स्क्रीन दिख रही है, कितनी दिख रही है, क्या हो रहा है, बट अमाउंट बना है 37 लाख 20,000 और मैंने बैंक से दिए कितने थे? 23 लाख, है ना? तो मतलब बाकी जितना भी अमाउंट है 14 लाख 20,000 वो सारा बैंक को मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ। ठीक है? बट तुम ये भी समझो कि मेरी बैंक जो है, तुम कहोगे भाई साहब मैम आप ठीक हो दिमाग से, इतना लोन? बैंक से मैं लोन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मान लो बैंक मुझे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मान लो 7%, बट उसकी वजह से मैं जितना, जो मैंने डिग्री ली है ना, उसकी वजह से मैं आज जितना कमा पा रही हूँ ना, मान लो मैं उसका डबल कमा रही हूँ, तो मेरे लिए कितना फायदा हुआ? अगर मैं मान लो आज 100 रुपए कमा रही थी और मैं बैंक की वजह से 200 रुपए कमा रही हूँ, इसका मतलब मेरा 100% इंक्रीज हो गया, है ना? तो मेरे को तो बैंक को 7% ही देना है। मेरे लिए तो कितने फ़ायदे की बात है, मतलब 100% इंक्रीज़ होता नहीं है, एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मान लो मेरा 20% इंक्रीज़ हो गया, है ना? मैं पहले आज ₹100 कमा रही थी, अब मैं 120 कमा पा रही हूँ, बट मेरे को तो बैंक को केवल 7% ही वापस करना है ना। अगर मैंने बैंक से ₹100 का लोन लिया, उसपे मैंने 7% इंटरेस्ट देना था, ₹107 बेसिकली बैंक को वापस करने। मैं तो अब 120 कमा रही हूँ, मेरे को 107 वापस करने हैं, बाकी फिर भी मेरे पास बच रहे हैं ना ₹13। तो एंड में अगर मेरे को इस चक्कर में फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मैं अपनी ग्रोथ में पैसा लगा रही हूँ, तो तुम लोन ले सकते हो। तो अब हमने एक चीज़ सीखी नहीं, जो मैं भी आगे बहुत इलैबोरेट करूँगी, तुम बैंक से लोन कब ले सकते हो? तुम बैंक से लोन तब ले सकते हो, जब तुम जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो ना, उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तुम्हें देखना है कि अच्छा बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो 10% है। तो मैं जहाँ पे भी पैसा लगाऊँ ना, वहाँ पे मेरे को 11%, 12%, 13% या ऐसे ज़्यादा रिटर्न आना चाहिए। अगर ज़्यादा रिटर्न आ रहा होगा, तो मैं 10 वापस करके बाकी मैं रख लूँगा, है ना? तो लोन हम तब ले सकते हैं जब हमको श्योरिटी है। श्योरिटी है कि जो पैसे वापस आएँगे वो ज़्यादा वापस आएँगे। क्योंकि मेरे को श्योरिटी है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जा रही हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा वापस आएगा तो मैं बैंक से भी लोन ले रही हूँ। एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके हम पढ़ेंगे आगे एग्ज़ाम्पल, ठीक है? व्हाई डू पीपल बोरो? लोग पैसे क्यों लेते हैं? और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि पैसे लेने क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए? कौन से रीज़न्स हम हटा सकते हैं, ठीक है? पढ़ाई के लिए लेते हैं लोन, जैसे अभी हमने बात करी कि अगर मेरे को एमबीए करना है, आपको कुछ करना है, जैसे मैंने अभी आस्था ने बताया था उनको मास्टर्स करनी है। वो तो कहती हूँ पैसे जोड़ेंगी, पैसे जोड़ना बहुत बढ़िया है बट हो सकता है लोन लेना पड़े। तो आप लेते हैं हॉस्टल के एक्सपेंस। अब मैं कॉलेज जाऊँगी ना, मेरे को वहीं पे रहना पड़ेगा, तो वहाँ के पैसे, वहाँ पे रहने के पैसे, वहाँ पे मेस का खाना खाना होता है, मेस की पेमेंट करनी होती है, उसके पैसे, है ना? बुक्स के पैसे, राइट? तो इट्स लाइक ये ऐसा नहीं होता कि आप अलग से बुक्स के पैसे लेते हो, वो एजुकेशन लोन में ही पूरा अमाउंट आ जाता है, ठीक है? घर लेना है उसके पैसे, गाड़ी लेना है उसके पैसे, एसेट, एसेट हमने पढ़ा था वर्ड क्या होता है? एसेट वो होता है जिसको बेच के पैसा आ सकता है। घर लिया बेच के पैसा आ सकता है, गाड़ी ली बेच के पैसा आ सकता है। बताओ एजुकेशन हमारे लिए एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि आप एजुकेशन बेच नहीं सकते, राइट? पढ़ा सकते हो अलग बात है, बट क्या आप डिग्री बेच सकते हो? नहीं ना, तो इसलिए उसको एसेट में नहीं डालते हैं, है ना? एसेट आप बन जाओगे। आप क्यों बन जाओगे? क्योंकि आप पैसा कमा सकते हो, आपको बेच नहीं सकते, बट जिसको बेच के पैसा कमा सकते हैं वो एसेट होता है और आप पैसा कमा सकते हो तो आप पढ़ लिख के एसेट बन जाओगे कि आप पैसा कमाने योग्य हो गए हो, आप एसेट हो गए हो, ठीक है? लायबिलिटी होता है इसका ऑपोजिट, बेसिकली लायबिलिटी इज कर्जा, राइट? ओके। ग्रोथ के लिए आप बोरो कर सकते हो कि मान लो मेरा स्टार्टअप है, मैं एक कॉफी शॉप खोली है, ठीक है? मैंने लिए 10% पे इंटरेस्ट और बट मेरे को अपने कॉफी शॉप से 30% रिटर्न आता है हर साल। मैं 100 रुपए लगाती हूँ अपने कॉफी शॉप पे, मेरे को वो साल के एंड में 130 रुपए देती है और बैंक कह रहा है कि बस मेरे को तू 110 वापस कर दे। तो मेरे पास फिर भी 20 रुपए बच गया ना, राइट? तो जहाँ पर हमको पता है कि ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है, जितना पैसा लगा रहे हैं उससे ज़्यादा वापस आ सकता है, वहाँ हमें लोन लेना जायज़ बन जाता है। बट एक श्योरिटी होनी चाहिए, सट्टा नहीं होना चाहिए कि डबल हो जाएगा एकदम से या डूब जाएगा पूरा, है ना? सेंसिबली पैसा लगाना है, ठीक है? इमरजेंसी के लिए तो लोन लेना ही पड़ता है, इसमें तो कोई हाँ ना की बात ही नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, एकदम से हॉस्पिटल का खर्चा आ गया है, तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा।
लोन्स आर नॉट इनहेरेंटली बैड, लोन अपने आप में बुरे नहीं है, जब ढंग से यूज करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ लाते हैं, आपको भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। अच्छा, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूंगी बिफोर आई टेल कि लोन कब कब नहीं लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? प्लीज चैट में एग्जांपल लिखेंगे, कब कब लोन नहीं लेना चाहिए आपके हिसाब से। चैट में लिखेंगे, चैट में लिखेंगे। क्या हो गया, आज कोई लिख नहीं रहा है खास? बोरिंग लग रही है क्या क्लास आज? खत्म कैसे होगी, तुम चैट में नहीं लिखोगे तो? है, आवाज तो आ रही है ना सबको मेरी? आप लिख रहे हो, बोरिंग नहीं है? तुम्हारी तो दूसरी क्लास है, तुम कैसे बोल रहे हो क्या है क्या नहीं है? बाकी सबकी 7वीं क्लास है, मेरे ख्याल से 6ठी या 7वीं, जो भी है। राइट, जैसे मुझे शॉपिंग करना है उसके लिए लोन ले ले, कितना अच्छा एग्जांपल दिया आस्था ने। बताओ, क्या शॉपिंग में पैसे लगाएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे? जैसे ही तुमने वो कपड़े पहने उनके पैसे खत्म। मैंने जूते लेने हैं, मैंने घड़ी लेनी है, मैंने उसके लिए पैसे ले लिए, खत्म। मेरे को ट्रिप पे जाना है, मैं हनीमून पे जा रही हूँ, मैंने उसके लिए पैसे ले लिए, मैंने शादी करने के लिए पैसे ले लिए। बताओ, शादी से क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्या? मेरा पति मेरे को 120 रुपए वापस करेगा शादी के? नहीं ना। तो जहाँ पैसे ऐसे डूब जाते हैं, जैसे गाड़ी भी है, गाड़ी में कई बार लोग लेते हैं, बट तुम खुद सोचो, क्या तुम्हें गाड़ी बेच के पैसे उतने वापस मिलते हैं? नहीं ना। गाड़ी कोई एसेट, एसेट एज इन उसको बेच के ज्यादा पैसे वापस नहीं मिलते हैं, राइट? तो वो उस सेंस में वो नहीं है। तुम्हारे उसमें भी पैसे गए, तुम्हारी गाड़ी बाहर निकली शोरूम से, तुम्हें पता होगा वैल्यू 50% हो जाती है, राइट? तो पैसा उसमें लगाना जायज है जिसमें पैसे लगा के पैसे ग्रो करे, राइट? वहां लोन लेना जायज होता है। और किसी एग्जाम्पल? बहुत सुंदर। देखो अभिषेक, मैं ना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, तुम पंगे मत लो मेरे से। बाकी सब एग्जांपल लिखेंगे। कोई ऐसी चीज को खरीदने के लिए लोन ले लिया जिसका रिटर्न बहुत कम आने वाला है। हाँ, बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि मान लो मैंने किसी ऐसी चीज में पैसा लगा दिया जहां मेरे को केवल 105 रुपए वापस आ रहे हैं और बैंक मेरे से 110 चाह रहा है। मैं अपनी जेब से 5 रुपए भरूं, अब मैंने लोन लिया क्यों? फिर मेरी तो मती मारी गई थी, राइट? तो कम इंटरेस्ट आना या उसकी वैल्यू ही घट जाना, इन चीजों में लोन लेने का कोई सेंस नहीं है। आपको ट्रिप पे जाने का मन कर रहा था यूरोप, आप लोन लेके यूरोप गए हो, किस खुशी में भाई? फुद्दू हो क्या दिमाग से? है ना? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं उस पे रिटर्न देखना, उसको लोन के रेट से कंपेयर करना और देखना कि वो लोन के रेट से ज्यादा। ये आपके लिए एक पैरामीटर है लोन लेने का, अगर आपको लोन लेना है, ग्रोथ के लिए लोन लेना है। जैसे मैं दोस्तों को पार्टी कितने बढ़िया एग्जांपल दे रहे हो। कार खरीदने के लिए लोन लेना सेंसिबल नहीं है, मैंने बताया क्यों नहीं है, क्योंकि कार से आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं, कार बल्कि उल्टा पेट्रोल और मेंटेनेंस पीती है। मैं समझ रही हूँ लोग लेते हैं, बट सेंसिबल नहीं है क्योंकि उस पर रिटर्न नहीं आता है। ठीक है? हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, मजाक कर रही थी, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, क्लास कंप्लीट करते हैं जितनी हो सकती है, फुल स्क्रीन करते हैं, यहीं से आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे खुद ही आ गया कि गुड लोन क्या होता है और रिस्की लोन क्या होता है। अगर आपकी फ्यूचर लाइफ इंप्रूव हो रही है, अगर मैं एजुकेशन लोन ले रही हूँ, मेरी कमाने की कैपेसिटी बन रही बढ़ रही है, मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, मैं अपने स्टार्टअप के लिए लोन ले रही हूँ, मेरा स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाता है ना, लाइफ इंप्रूव हो रही है। बिजनेस लोन, होम लोन, होम लोन भी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो, तुम कहोगे कि होम कौन सा हमको रिटर्न दे रहा है, बट तुम एक चीज समझो, अगर तुम्हारा खुद का घर है, खुद का घर है, तुम रेंट पे नहीं रह रहे हो, तुम्हें स्ट्रेस खत्म हो गया कि मेरे को कल कोई आके घर से निकाल नहीं सकता। रेंट वाले को तो कह सकते हैं ना कि भाई कल खाली कर दियो, हम बेच रहे हैं। है ना? तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारी खुद की कन्वीनियंस है, तुम टेंशन फ्री होके रह रहे हो, है ना? अपने असूलों के हिसाब से रह रहे हो। तो टेंशन भी ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैंने तुमको पहले भी समझाया, तुम्हारा दिमाग काम होगा, तुम सही डिसीजंस लोगे, तुम गलत डिसीजंस में नहीं जाओगे, तुम डेट ट्रैप में नहीं जाओगे। तो होम लोन इसलिए एक अच्छा लोन है क्योंकि आपका एक एसेट बन जाएगा। अगेन, ये एसेट क्यों है? क्योंकि इसको बेच के पैसा आ सकता है ना? होम घर तो बेच के ठीक-ठाक पैसा आ ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। गाड़ी तो चलो वैल्यू गिर जाएगी, बट घर की वैल्यू नहीं गिरती है। आपको पता ही है, ज़मीनों की वैल्यू, घर की वैल्यू सेम ही रहती है। थोड़ा बहुत पेंट करा के, रिफर्बिश करा के बिक जाता है, राइट? तो होम लोन इसलिए अच्छा लोन है क्योंकि एक खुद की चीज़ बन जाती है, आप एक कन्वीनियंस में रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होएगी, है ना? तो एक तरह से वो आपकी लाइफ को अच्छा ही कर रहा है, राइट? फ्यूचर इनकम या फ्यूचर लाइफ, तो यहाँ पे सिर्फ इनकम की बात नहीं है, जीने के तरीके की भी बात है, राइट? फ्यूचर इनकम, फ्यूचर लाइफ अच्छी होती है, वो लोन लेने अच्छे होते हैं, ठीक है? गाड़ी भी आप इस वजह से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने गाड़ी ली, मेरी लाइफ में बहुत कन्वीनियंस आ गई है, मैं आराम से ऑफिस जा रही हूँ, मैं ऑफिस में और अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे को ऑफिस में बोनस मिल गया, तो फिर गाड़ी भी अच्छी हो जाएगी। देख रहे हो सर्कमस्टांसेस पे चीजें कैसे बदल रही हैं, है ना? कि मैंने गाड़ी ली, गाड़ी की वजह से मैंने काम ज्यादा किया ऑफिस में, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसा आराम से एसी में बैठ के जा रही थी, ऑफिस वालों को देखा ये काम अच्छा कर रही है, उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया,
है ना? तो आपकी फ्यूचर इनकम अच्छी हुई, आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हुई, तो उसके लिए लोन लेना अच्छी बात है कि आप रिटर्न कर पाओगे पैसे। मेरा प्रमोशन हुआ, मैं गाड़ी के पैसे वापस कर पाऊँगी, है ना? बट अगर डूबते पैसे एक एक्सपेंसिव लाइफ़स्टाइल के लिए, है ना? कि मेरे को मेरी लाइफ़स्टाइल इतनी महँगी है, मेरा महीने का खर्चा ही 50,000 रुपए है, कमा मैं 30,000 रुपए रही हूँ, राइट? तो वो लोन बेकार है, आप कहाँ से पैसे लाओगे? कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है आपकी लाइफ़ में उस वजह से, है ना? वो तो आपके रहने-सहने का खर्चा इतना है, आप ऐसा पीते हैं, खाते हैं, उस चक्कर में इतना पैसा लग जाता है। शॉपिंग अभी जैसे आस्था ने बात करी, है ना? बेकार के पर्सनल लोन ट्रिप पे जाने वगैरह के लिए ले लिए, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है? बोरो ओनली व्हेन रीपेमेंट इज़ मैनेजेबल, ये हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट रेट जो है उसका और जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो ज़्यादा होना चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से, तब आप लोन लेने की सोच सकते हैं। ओके? ओके। अब 1-2 स्लाइड और करेंगे देन मैं छोड़ दूँगी, ठीक है? यहाँ पर अब पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हमने देखा कि हमने 10,000 रुपए बोरो करे, 11,000 रुपए में वापस करने पड़े, तो 1,000 रुपए जो है वो हमारा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हमने पढ़ा था क्यों देना पड़ता है, 2-3 रीज़न पढ़े थे। एक तो महँगाई भत्ता, एक इन्फ्लेशन की जो चीज़ आज 10 लाख रुपए की है, वो कल 15 लाख की होगी, तो वो पैसे हमें देने पड़ेंगे कि जो बंदा हमारे चक्कर में आज चीज़ नहीं ले पा रहा था, वो कल तो ले पाए, इतने पैसे उसको वापस करने होंगे। उसको स्ट्रेस हुआ हमारी वजह से कि भाई साहब ये बंदा पैसे वापस देगा भी कि नहीं, पता नहीं कैसा इंसान है, पता नहीं इसकी जॉब लगी भी है कि नहीं। बैंक सोच रहा होगा ना, पता नहीं यार मिष्टी की जॉब लगे भी कि नहीं, है ना? टेंशन रहती होगी उसको पैसे वापस करेगी भी कि नहीं, है ना? तो उस चीज के भी वो हमसे पैसे लेता है, वो स्ट्रेस में रहने के, है ना? और वो इस चीज के भी पैसे लेते हैं कि मिष्टी तेरे को पैसे देने के चक्कर में मैंने कहीं और पैसे नहीं लगाए, ठीक है? मेरे पास 4 अपॉर्चुनिटी थी पैसे लगाने की, मैंने उसमें से तेरे को उठाया, बाकी 3 को नहीं उठाया। अब मेरे को उतना तो तू पैसा वापस कर कि मैंने उन तीनों को नहीं उठाया, मैंने तेरे को उठाया, मेरे को कुछ तो फायदा हो। बैंक लालची, बैंक तुम्हारा भला नहीं चाहता है। तो बैंक तुमसे इंटरेस्ट लेगा और इन रीजंस की वजह से लेगा। ठीक है? इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। पैसे लेने के लिए जो तुमको एक बहुत छोटा सा बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज पे। अगर तुम मान लो रेंट पे रह रहे हो, तुमने मतलब किसी का घर लिया और तुम्हें उसका घर का लेने के लिए तुम उसको रेंट दे रहे हो। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तुमने किसी के पैसे लिए और पैसे लेने के लिए तुम उसको रेंट दे रहे हो, है ना? यही हुआ ना? मैंने किसी का घर लिया, मैं आज किसी के घर में रह रही हूँ, मैंने उसको रेंट दिया कि तेरे में घर में रहने का खर्च चाहिए। पैसे किसी और के हैं और तुमने लिए, तो पैसे लेने के खर्च को इंटरेस्ट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, पैसे लेने का खर्च, ठीक है? इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू द बैंक टू कॉम्पनसेट देम फॉर लेंडिंग यू फंड एंड टेकिंग रिस्क। देखो, पैसे देने का और रिस्क लेने का हम उनको कॉम्पनसेशन देते हैं, एक ब्याजा देते हैं कि तुमने थैंक यू, हम तुमने हमें लोन दिया, तुमने हमारे पे रिस्क उठाया, ये लो इसके बदले में तुमको एक्स्ट्रा पैसे। ठीक है? इंटरेस्ट रेट इज परसेंटेज चार्ज, ठीक है? हायर रिस्क, अभी हमने पढ़ा था। तुमको बैंक बैंक ने ना देखा, बैंक ने देखी तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री कि अच्छा मिष्टी ने लोन लिया था, मिष्टी ने पैसे वापस तो कर दिए बट मिष्टी ने ना 1 साल एक्स्ट्रा लिया। अच्छा मिष्टी ने ना जितना उसको अमाउंट दिया गया था कि मिष्टी 30 लाख तक का लोन ले सकती है, मिष्टी ने पूरे 30 लाख का लोन ले लिया। अरे इसके पास खुद के कुछ पैसे ही नहीं है। जितना इसको दिया कि तू इतने का ले सकती है, इसने पूरा पैसे का ले लिया। तो बैंक को ना थोड़ी टेंशन हो गई कि यार ये ठीक-ठाक ही लग रही है, इसको दूँगा ना तो मेरे को टेंशन रहेगी। तो इससे काम करते हैं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि ये टेंशन ज़्यादा दे रही है। जो माथा पर्ची ज्यादा कराएगा उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेंगे। ठीक है? जिस पे ज्यादा रिस्क है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसका टोटल पेमेंट अमाउंट और ज्यादा होगा। और इसका उल्टा भी पढ़ा था हमने कि ओ मिष्टी को हमने दिया था 30 लाख का लोन, उसने लिया 23 लाख का। चलो अच्छी बात है, उसने पूरा लोन नहीं लिया। अच्छा उसको हमने टाइम दिया था 10 साल में रीपे करे, अच्छा उसने 5 साल में ही पैसे वापस कर दिए। ये तो बड़ी अच्छी इंसान है, इसकी तो जॉब भी अच्छी जगह लगी हुई है, अच्छा इसको जॉब से पैसे भी अच्छे मिलते हैं, ये तो हमें पैसे वापस कर देगी, इसका इंटरेस्ट कम रखो। इंटरेस्ट वो अभी भी लेगा क्योंकि वो किसी और को पैसे ना देके तुम्हें दे रहा है। इंटरेस्ट वो अभी भी लेगा, बट अब वो कम लेगा क्योंकि उसको माथा पर्ची नहीं करनी, उसको पता है अपने आप अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, है ना? तो इसलिए इंटरेस्ट दिया जाता है। लोअर द रिस्क लोअर द इंटरेस्ट रेट, हायर द रिस्क हायर द इंटरेस्ट रेट। ठीक है? ओके। अब ये नया कंसेप्ट समझ हो गया, शुरू हो गया ईएमआई का। आई थिंक ये हम कल कर सकते हैं। हमने आज की क्लास निपटा दी है। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम बाकी कंसेप्ट्स कल कर लेंगे। आई होप क्लास में मजा आया। नो डाउट, नो डाउट, परफेक्ट, ठीक है। वेरी गुड। स्नेहा आप पढ़ लेना एक बार, क्लास देख लेना एक बारी, कोई डाउट होगा तो कल मैं पक्का समझा दूंगी, ठीक है? क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा लंबा था, मेरे को था मैं सबको समझाऊंगी, सबका भी टाइम लगेगा। तो कल आप देख के आ जाना, मैं पक्का बता दूंगी आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरी बेस्ट क्लास हो। इतना रिस्पॉन्स हो किसी क्लास से नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है मेरे को पढ़ा के। ठीक है? चलो ठीक है गाइस, फिर कल मिलते हैं। ख्याल रखें सब अपना, आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है? गुड नाइट सबको। राधे राधे, बाय बाय।